हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ का, यानी कि जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए सेकेंड पार्ट में इस महीने का देखेंगे। इससे पहले मई और जून महीने का 2 कंप्लीट हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स एमसीक्यू के नाम से, तो वहां पर जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इट इज रिलेटेड टू अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि आरबीआई के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ये जो कि आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है ट्वाइस ईच ईयर, यानी कि साल में 2 बार इसका पब्लिकेशन किया जाता है। ये बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको असेस करने के लिए, या उसका जो फिगर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाया जाता है। माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं इकोनॉमी के, और इकोनॉमी आने वाले समय में किस तरीके से काम कर सकती है, इसके बारे में कुछ इस रिपोर्ट्स में बातें की जाती है। दैट इज वाई द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट का नाम भी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो फाइनेंशियल जो इंडिया का फाइनेंस है कंट्री का, उसको स्टेबल रखने के लिए या उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ सकती हैं या हैं, इनके बारे में इस रिपोर्ट में बताया जाता है। ओके, सो बेसिकली इट इज नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ओके, आरबीआई के द्वारा होता है, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। एंड एफसीआर असेसेस द माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क इन द इकोनॉमी, ये सही है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एट इज रिप्रेजेंट एन असेसमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये एक जनरल टर्म है, एक और दो दोनों सही होगा, तो सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, REIT, इसी तरीके से एक इनवाइट भी होता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये रियल एस्टेट से बिलोंग करता है। बेसिकली ये क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट लाने का ये एक तरीका है। ओके, अलग अलग सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट लाया जाता है जिसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां से इनकम जनरेट हो पाए, और उस जनरेट इनकम को फिर जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। ओके, सो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो डिफरेंट इन्वेस्टर से मनी को पुल करने के लिए, लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और फाइनली ये रियल एस्टेट के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, जहां से रेगुलर इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन ये जनरेट कर पाए। जनरली आप देखेंगे कि 80% ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ REIT शुड बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो ऐसा है कि इनकम जनरेट करने के लिए 80% इसका जो मनी है वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगा होना चाहिए जो कंप्लीट हो चुका है और जहां से अब इनकम आपको हो सकती है। ओके, बाकी का 20% ही आप उन प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुई है वो तो अभी आपको इनकम दे ही नहीं सकती। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये हर तरीके की इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में काम करता है, चाहे वो रेसिडेंसेस हो, ऑफिस हो, चाहे वो मॉल्स, warehouse. Okay, and according to SEBI guidelines, REITs need to mandatory distribute 90% of their income to unit holders. तो इनका जो 90% जो इनकम आएगा उनको यूनिट होल्डर्स के पास इनको देना होगा। यूनिट होल्डर्स का मतलब शेयर होल्डर्स के पास, जिनसे इन्होंने पैसा लिया हुआ है। ओके, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम और बोथ। किसी भी फॉर्म में ये दे सकते हैं। अगर ये डेट लेके आए हुए हैं तो इनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, अगर शेयर होल्डर है इनकी कंपनी का तो फिर उसको इनको डिविडेंड देना पड़ेगा, या दोनों अगर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है तो। सो इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पुल इन्वेस्टर्स मनी लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड यूज्ड टू बाय रियल एसेट, सही है ये आपका। कैन इन्वेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज लाइक रेसिडेंस, ऑफिस, होटल्स, मॉल्स, वेयर हाउस, कहीं में भी लगा सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ एडिट शुड बी इन्वेस्ट इन कंप्लीटेड एंड रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज, तभी तो इनको पैसा मिलेगा। तो इस हिसाब से ये तीनों आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जो बहुत पुरानी स्कीम्स है और काफी लंबे समय से डिफरेंट पोस्ट ऑफिस या पब्लिक सेक्टर बैंक्स या कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जनरली आप देखेंगे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होते हैं ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत ज्यादा इसका ऑपरेशन किया जाता है। ओके, तो पोस्ट ऑफिस के अलावे और आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये भी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इसको प्रोवाइड करते हैं। ये जो नेशनल सेविंग फंड है
ये पब्लिक अकाउंट में रखा गया है। इंडिया का जो पब्लिक अकाउंट है उसमें नेशनल सेविंग फंड को रखा गया है और जो इसमें पैसा आता है वो इस फंड में जमा हो जाता है। Okay, in the last 5 years, the central government reliance on small saving schemes for financing its deficit has been decreasing. ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो पैसा आता है जो एनएसएसएफ में जमा होता है उसका यूज सरकार अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए यूज नहीं करती है। तो ये ऑप्शन जो होगा थर्ड गलत हो जाएगा, तो एक और सी यहाँ पे एक और दो सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर लिखी गई। कलेक्शन फ्रॉम ऑल सेविंग स्कीम्स are credited to NSSF and it is dedicated for small saving is to de-link small saving transaction from consolidated fund of India. Okay, तो जनरली ये consolidated fund of India में नहीं होता है। अब जो डेट वगैरह होते हैं वो consolidated fund of India से दिए जाते हैं, तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो डेफिसिट को यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए सरकार इसका यूज नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ओके, 2-3 साल पहले आपने देखा था कि एक बैड बैंक का कंसेप्ट आया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, जहां पर वो पारा की बात कर रहे थे, पारा वाज अ बैड बैंक। तो इसी तरीके का एक बैड बैंक यहाँ पर बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ओके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में ये काम करेगा। ये आपको इक्विटी एंड डेट दोनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट ये लेगा। ओके, जो जिन कंपनियों पर डेट है वो उनको भी लेगा, जिन पर इक्विटी है वो उनके एरिया में भी ये काम कर सकता है। फिलहाल इसमें जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो है केनरा बैंक की, जिसकी 12% यहाँ पर शेयर होल्डिंग है इस बैंक में। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीआई बैंक भी इसके अंडर में काम कर रहे हैं। ओके, भारत सरकार का इसमें कोई भी डायरेक्ट इक्विटी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो बैंक्स हैं इन्होंने मिलके ही इसे बनाया हुआ है। भारत सरकार का कोई डायरेक्ट इक्विटी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। सो द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ऑल्सो कॉल्ड एज द बैड बैंक इज अ लीगल रिकॉग्निशन बाय द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये सही होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम इक्विटी कंट्रीब्यूशन। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टली कोई भी इक्विटी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा, तो सिर्फ पहला ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू सम ओशियंस। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन इंक्रीजेस व्हेन द कार्बन इमिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर संक बाय इट। कहने का मतलब है कि ओशियन ज्यादा अगर कार्बन को श्रंक करेगा यानी कि अपने अंदर लेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ओशियन की, ऐसा कहना है इसका। सेकंड कहना है द ओशियन वार्मिंग इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, विंड एंड रेनफॉल। ये तो सही है। ओके, ओशियन सरफेस का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साइक्लोन वगैरह भी उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे और विंड स्पीड, रेनफॉल भी ज्यादा होगी। फर्स्ट के बारे में आपको नहीं पता, तो इसके रिलेटेड यहाँ पर आईपीसीसी का एक रिपोर्ट आया था 2019 में। उन्होंने कहा कि ओशियन इज 0.8 डिग्री वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल एज। ओके, एंड इट इज मोर एसिडिक। कार्बन को जितना वो एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, उसकी एसिडिटी उतनी बढ़ती जाएगी, और जब एसिडिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ द कार्बन इमिशन दैट वाज संक बाय द ओशियंस। तो इस लिहाजे से आपका पहला ऑप्शन जो होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ तो इनकरेक्ट इसमें बताना है, तो आपका पहला ऑप्शन इज द राइट। लास्ट आइस एरिया एक टर्म है जो कि न्यूज में था, इसके बारे में आपको बताना है। तो लास्ट आइस एरिया एक्चुअली इट इज एरिया ऑफ आर्कटिक आइस जो कि नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड में ये है। ओके, बेसिकली न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज्यादा रेट से ये अब ये क्या हो रहा है कि मेल्ट हो रहा है, और इसकी वजह से जो भी स्पीसीज इस पर डिपेंड रहती हैं, ग्लेशियर्स पर डिपेंड रहती हैं, उनका भी डिक्लाइन धीरे धीरे शुरू होने लगा, ठीक है। तो ये कहा गया आईपीसीसी के रिपोर्ट में। द लास्ट आइस एरिया लोकेटेड इन द आर्कटिक आइस नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड, ये सही है। द एरिया हैज स्टॉप्ड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्ट्रॉन्ग enough to withstand the effect of global warming। ऐसा कुछ नहीं, इसका स्टॉप तो हुआ नहीं, it started melting much faster than it was expected। okay,
तो ये आपका गलत हो जाएगा। दिस इज द ओनली वन राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर समर सोलिस्टिस की बात करनी है। तो समर सोलिस्टिस का मतलब क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस का मतलब होता है जब मार्च के बाद जो सूर्य की सीधी रेज होती हैं, सनरेज होती हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ना स्टार्ट होती है। ओके, और मार्च में आपको पता है मार्च के महीने में इक्विनॉक्स होता है, और उसके बाद सन की सीधी लाइट धीरे धीरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचती है, और ये टाइम होता है 21 जून का। ओके, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको समर सोलिस्टिस कहते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं पहले हम। ड्यूरिंग समर सोलिस्टिस द अर्थ axis is tilted in a way that the north pole is tipped towards the sun and the south pole is away from it। ये बिल्कुल सही बात है। जो आपकी अर्थ होती है वो इस तरीके से हो जाती है, नॉर्थ पोल यानी ये साउथ पोल। ओके, और सन इस तरीके से होता है, तो सन का जो लाइट होता है वो नॉर्थ पोल पर पड़ता है, साउथ पोल पर वो नहीं पड़ता। ये ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ इनकमिंग एनर्जी द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन इज हायर एट द नॉर्थ पोल देन एट द इक्वेटर। ये सही बात है। इस सिचुएशन समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि नॉर्थ पोल पर सनलाइट पड़ती है, लेकिन वही जब सन जब इक्वेटर पर रहता है, ओके, यानी कि इक्विनॉक्स का जब समय होता है, तब उतनी एनर्जी या उतना सनलाइट और नॉर्थ पोल पर नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। एट द आर्कटिक सर्कल द सन नेवर सेट्स ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस। ये भी सही है। समर सोलिस्टिस के समय क्या होता है, कि पोल्स पर क्या होते हैं, 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। तो ये दिन तभी होते हैं जब वहां पे समर सोलिस्टिस का टाइम होता है, और विंटर सोलिस्टिस में 6 महीने की वहां पे रात हो जाती है। ये थर्ड भी सही होगा। फोर्थ की बात करें, द समर सोलिस्टिस विल ब्रिंग द अर्लीस्ट सनराइज और लेटेस्ट सनसेट फॉर ऑल द प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, अब ये जो अर्लीस्ट सनसेट या सनराइज की जो मैटर होता है, ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड पर। ठीक है, ये अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि समर सोलिस्टिस हो गया तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको अर्लीस्ट सनराइज या लेटेस्ट सनसेट देखने को मिलेगा। ऐसा कोई इनका रिलेशन नहीं है। तो एक और दो तीन, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट हीट पंप्स। यहाँ पर बात की गई हीट पंप्स होते क्या है। चलिए, हीट पंप्स एक जैसे पंप्स होते हैं ना, पंप्स क्या करते हैं, कहीं से पानी को लेके और दूसरी जगह उसको वो छोड़ते हैं। जैसे पंप, एक टिपिकल पंप इस तरीके से काम करता है, और ये हीट पंप है। ये पंप क्या करता है कि एक तरफ से हीट लेके और दूसरी तरफ हीट को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। ठीक है, तो जिधर से हीट ये अंदर की तरफ लेगा, वहां पर कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि हीट वहां से निकल रहा है, और जहां पर ये हीट को बाहर निकालेंगे वहां पर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी रूम को ठंडा करना हो तो वहां पर हीट पंप लगा दीजिए। ये क्या करेगा, इस रूम से एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्व करके ये बाहर उसको निकाल देगा, तो रूम आपका ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा कि अगर किसी जगह आपको गर्म करना हो तो वहां पर लगा दीजिए जहां से हीट अंदर आए, तो ये गर्म हो जाएगा। ओके, तो हीट पंप का यही काम होता है। हीट पंप्स आर यूज बोथ टू कूल एंड वार्म अ प्लेस। ठीक है, हम बिल्कुल सही बात है। जहां पे वार्म करना है वहां से अंदर की तरफ ले जाइए, और जहां पे ठंडा करना हो, जहां पर वार्म करना है उसमें बाहर की तरफ निकाल दीजिए। दोनों के लिए यूज होगा। वर्क बाय क्रिएटिंग हीट एंड मेक द प्लेस वार्मर। बिल्कुल, ठंडा गर्म करेगा तो प्लेस भी ठंडा और गर्म होगा। मोस्ट इफिशियंट इन बाय क्रिएटिंग हीट एंड मेक द प्लेस वार्मर। नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। ये पहले कह रहा है कि ये प्लेस वार्मर या ठंडा हो जाए उसके बाद अब इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये ये एक्चुअली प्लेस को ठंडा या गर्म बनाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका जो होगा वो गलत हो जाएगा। मोस्ट इफिशिएंट मॉडरेटिंग क्लाइमेट कंडीशंस, ये सही है। क्लाइमेट कंडीशंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। जहाँ ठंडा है वहाँ गर्मी आप ला सकते हैं, जहाँ गर्मी है वहाँ पे आप ठंडा ला सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात करता है हीट वेव की। हीट वेव जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, खास करके नॉर्दर्न प्लेन में, हमारे यहाँ इंडिया में जैसे लू वगैरह चलती है गर्मियों के समय में, तो एक्चुअली उनको एक टाइम के बाद हीट वेव का भी नाम दिया जाता है। अब वैसे हीट वेव कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन अलग अलग है, हर रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ओके, एक ट्रॉपिकल कंट्री में हीट हीट वेव का डेफिनेशन अलग होगा, एक टेम्परेट कंट्री में हीट वेव का डेफिनेशन अलग होगा, क्योंकि ये क्लाइमेट अलग अलग है।
अगर ट्रॉपिकल कंट्री की बात करें, ट्रॉपिकल कंट्री में अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर ट्रॉपिकल कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यही टेम्परेचर और इवन 30-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर टेम्परेट कंट्री में हो जाए तो उनके लिए वो ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से हीट वेव्स का डेफिनेशन भी एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। जनरली हीट वेव कहते किसे हैं? मान लीजिए कि किसी एरिया का जो हिस्टोरिकल एवरेज है टेम्परेचर का 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, मान लीजिए ये एक एरिया है जिसका हिस्टोरिकल एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर इस 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा 2 या 2 से अधिक दिनों के लिए हो जाए, 2 या 2 से अधिक दिनों के लिए अगर टेम्परेचर इस 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तब हम उसे हीट वेव कहते हैं। ओके, बट अगेन दिस डेफिनेशन इज वेरी अकॉर्डिंग टू प्लेस। हिस्टोरिकल रेंज इन एरिया फॉर मोर देन 1 वीक ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 की ही बात की रही, 1 वीक की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। हीट वेव्स begin when high pressure in the atmosphere moves in and pushes warm air towards the ground। ये भी सही है। देखिए इसमें क्या होता है, हीट वेव्स क्या करती हैं कि जो अपर एरिया होता है वहां पर हाई, ये मान लीजिए ये आपका ग्राउंड हो गया। ओके, अपर एरिया में हाई प्रेशर होता है। ओके, अब हाई प्रेशर होगा तो अब क्या होता है कि ये हाई प्रेशर होने की वजह से अब ये जो हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ जब आती है तो नीचे जो गर्म हवा होती है वो उसको नीचे की तरफ पुश करती है टुवर्ड्स ग्राउंड। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि व्हेन हीट वेव्स अकर द विंड एंड क्लाउड कवर आर मिनिमाइज्ड व्हिच मेक्स द एयर हॉटर। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो विंड और क्लाउड्स होते हैं ना उनका कवरेज मिनिमाइज होता है, जिसकी वजह से जो हवा होती है और गर्म हो जाती है। ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, और ये ऑप्शन डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ये कई दिनों तक रह सकता है। ओके, सेवरल डेज तक ये स्टे कर सकता है। बुक्स हवा फॉरेस्ट, बुक्स हवा फॉरेस्ट न्यूज में रहा, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। यहाँ पर एक्चुअली एक डायमंड माइन को प्रपोज किया गया, अब ये प्रपोज स्टेज में है। ओके, अब ये फंक्शन नहीं है, तो मेनली न्यूज में रहा इस वजह से, और इसके अपने इकोलॉजिकल वहां पे इम्पैक्ट हो सकते हैं इस माइनिंग की वजह से। दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज। तो बस आपको याद रखना है कि हाँ, बुक्स हवा एक फॉरेस्ट है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता है। चलिए, मेथानोजेंस, मेथानोजेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी क्या है कि नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है कैसिनी, उसने टाइटन पर मिथेन के कुछ ट्रेसेस खोजे हैं। टाइटन क्या है? ये सैटर्न का मून है, वहां पर उसने मिथेन के कुछ एटमोस्फेयर में उसको ट्रेसेस मिले हुए हैं। और अर्थ पर आप देखेंगे कि मिथेन का काफी बड़ा हिस्सा ये बायोलॉजिकल ओरिजिन है, यानी कि जीव जंतुओं से वो पैदा होता है। तो जनरली ये माना भी जाता है कि अगर कहीं पर मिथेन है दैट मीन्स वहां पर कभी लाइफ का फॉर्मेशन रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर मिथेन बायोलॉजिकल ओरिजिन से ही आते हैं। अर्थ पर तो ऐसा ही है। ओके, तो ऐसा भी वहां पे लगाया जा रहा है कि वहां पर मिथेन के ट्रेसेस मिले हो, तो समवट में भी पास्ट में कुछ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, methanogenesis are microorganisms that are capable of generating methane as a metabolic byproduct। ये आपका सही है। मेथानोजेंस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरली क्या करते हैं कि ये मीथेन को प्रोड्यूस करने में काम करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। दे आर फाउंड इन स्वैम्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड इवन इन द ह्यूमन गट में भी ये पाए जाते हैं। ये भी सही है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। ये जो मेथानोजेंस होते हैं ना, ये हाईली एक्सट्रीमली जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं ये वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मार्शियन कंडीशन है, मार्स पर भी आपको मिल जाएंगे। मार्स पर भी मिथेन के कुछ ट्रेसेस मिले हुए हैं। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेमोरियो एलिफेंट रिजर्व। ये भी एक प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व है। ओके, प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में इसको प्रपोज किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, बस नाम याद रखना है, जगह का नाम याद। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जनरली वो क्रॉप जो जीन एडिटिंग के द्वारा उनको बनाया जाता है। ओके, तो इंडिया में बीटी कॉटन ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसको 2002 में भारत सरकार ने इसको
कमर्शियल बेसिस पर कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया गया था। इसके बाद बीटी ब्रिंजल भी लाया गया, लेकिन उसको अभी कमर्शियल तौर पे यूज नहीं किया जाता है। तो एकमात्र हमारे यहाँ जो जीन एडिटिंग के द्वारा जो उगाया जाता है क्रॉप, वो बीटी कॉटन है। ओके, transgenic crops are not toxic nor are likely to proliferate in the atmosphere, and however specific crops may be harmful by virtue of novel combination of traits at the possess। देखिए, अब इन चीजों के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं। फायदा क्या है कि ये कई डिजीज जो होती है उनसे लड़ सकते हैं। फायदा क्या है कि इसका जो इल्ड है वो बढ़ सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उनके साथ ये कॉम्प्रोमाइज होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जो काफी इम्यून होते हैं पेस्ट एंड जो हार्मफुल विड्स होते हैं उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वो मॉडिफाई होने का खतरा रहता है। ठीक है, इन इंडिया देर इज नो कमर्शियल कल्टीवेशन, ऐसा नहीं है। बीटी कॉटन का होता है हमारे, ये गलत हो गया। ओके, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर मोर टॉक्सिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड ऑलवेज प्रेफरेंट इन इन्वायरमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो टॉक्सिक ना हो, उनसे इन्वायरमेंट उतना वो ना हो, लेकिन फिर भी उसके साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज प्रोलिफरेट इन इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ तो है नहीं। ये काफी एक्सट्रीम सेंटेंस है। एंड ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कैन ब्रिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन विच आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये बिल्कुल सही बात है। जो ऐसे जीन पाए नहीं जाते हैं उनको मिला के, अलग अलग जीन्स को मिला के ये बनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रीवाइल्डिंग की बात करें। रीवाइल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। रीवाइल्डिंग का मतलब क्या होता है? रीवाइल्डिंग का मतलब ये हुआ कि कोई एनिमल पहले कैप्टिव सिचुएशन में रह रहा हो। कैप्टिव का मतलब क्या हो गया? जैसे जू में रह रहा हो, और उसको दोबारा वाइल्ड में यानी कि जंगल में ले जाके छोड़ना हो। दिस इज कॉल्ड द रीवाइल्डिंग। दोबारा उसको वाइल्ड वाइल्ड में उसको छोड़ना। ठीक है, तो जनरली ये उस समय न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व में एक कब को जिसका नाम है मंगला, उसको री इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही थी कैप्टिविटी से। ठीक है, ये कब है, एक 9 मंथ का, 9 मंथ का ये एक बच्चा है। ओके, जिसको री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी पेरियार टाइगर रिजर्व में। तो एक बात अब यहाँ से ये आती है कि क्या ये करना सही है या नहीं है, ये अलाउ है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंडर में ये व्यवस्था की गई है कि 3 तरीके से इनको, जो कब्स होते हैं, टाइगर कब्स होते हैं, टाइगर के बच्चे होते हैं, ये इनको 3 तरीके से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई है। वो 3 तरीके क्या है? एक पहला तरीका, जब एबांडेंट कब कब विद देयर मदर, जब उनको यूनाइट करना। ठीक है, कोई एबांडेंट कब है, अगर उसकी मदर के साथ यूनाइट करना हो और उसकी मदर वाइल्ड में रह रही हो, तब उस सिचुएशन में किया जा सकता है उनको रीइंट्रोड्यूस। और दूसरे सिचुएशन में, जब उसकी मदर के साथ यूनाइट करना पॉसिबल ना हो, तब उसको सुटेबल जू में शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर वो एनिमल या कब अब वो इतना बड़ा हो गया है, या फिर वो इतना अब कैपेबल हो गया है कि वो अकेले वाइल्ड में सरवाइव कर पाए। समझ रहे ना? अब छोटा बच्चा रहेगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसे बाकी के जो दूसरे जानवर है वो मार देंगे। तो तीसरा एक तरीका है कि अब वो उतना कैपेबल हो गया हो कि इंडिपेंडेंटली अब वो वाइल्ड में सरवाइव कर सकता हो, तब उस सिचुएशन में भी उसको रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी व्यवस्था हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर के कब के केस में ही ये होता है, जो और भी बाकी के आपको एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके भी केस में रीइंट्रोड्यूस करने का काम इस एक्ट के तहत किया जाता है। सो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कब और टाइगर और लायन। ठीक है, ऐसा ही एक आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा, जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करके जो वल्चर्स हैं उनको रिहैब करवाया था नियर पिंजौर। पिंजौर में जटायु कंजर्वेशन सेंटर है, पिंजौर इन हरियाणा जटायु कंजर्वेशन सेंटर है, वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसा पहले भी किया जा चुका है।
चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। रीवाइल्डिंग मींस रीइंट्रोडक्शन ऑफ द कब इनटू द वाइल्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन इट अपीयर्स दैट द कब इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन द वाइल्ड इंडिपेंडेंटली। ये बिल्कुल ये थर्ड तरीका है जो अपन इसमें पढ़ा था। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोसीजर फॉर गाइडलाइंस फॉर द रीबिल्डिंग एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये गलत है। अभी हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तीन तरीके की व्यवस्था की गई है इनको रीबिल्ड करने की। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलके जो वल्चर्स हैं उनको री इंट्रोड्यूस करने का काम किया था पिंजौर कंजर्वेशन सेंटर में। तो ये आपको थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो 1 और 3 जो होगा सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें टाइगर ट्रैकिंग की बात करें। टाइगर की ट्रैकिंग दो तरीके से की जाती है। एक होता है कैमरा ट्रैप, यानी कि अलग अलग लोकेशंस में कैमरा लगाए जाते हैं जंगलों में, और कैमरा में जो टाइगर्स दिखते हैं पास करते हुए तो उसके अकॉर्डिंग होती है। और एक होता है रेडियो कॉलर, जो टाइगर्स होते हैं उनके गले में कॉलर की तरफ उसमें ये रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है। और इससे क्या होता है, जनरली अगर लॉन्ग टर्म तक उनको एसेस करना हो, उनके बारे में जानकारी, उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी, वो कैसे रहते हैं, ओके क्या खाते पीते हैं, किस तरीके से शिकार करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अगर उनके बारे में जानना हो तो रेडियो कॉलर का यूज किया जाता है। तो ये दो तरीके से होते हैं जिनसे टाइगर ट्रैकिंग होती है। और टाइगर ट्रैकिंग प्रोटेक्टेड एरिया में भी हो सकता है, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हो, या फिर कोई नॉन प्रोटेक्टेड एरिया हो, वहां पर भी ये किया जा सकता है। ट्रैक्ड ओनली बाय यूजिंग रेडियो कॉलर? नहीं, ये कैमरा ट्रैप से भी हो सकता है। रेडियो कॉलर हेल्प इन स्टडिंग द टाइगर बिहेवियर, देयर फीडिंग, देयर मूवमेंट, बिल्कुल सही है। टाइगर ट्रैकिंग इज डन बोथ इन द प्रोटेक्टेड एरिया एंड नॉन प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। The Standing Committee of a National Board of Wildlife approves the diversion of wildlife habitat for the projects such as road, railway, transmission line। देखिए, एक स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन 2020 में बनाया गया था। ओके, इसने क्या किया कि 1792 लाख हेक्टेयर जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, यानी कि वाइल्ड लाइफ की जो लैंड है, उसको डाइवर्सिफाइड कर दिया था। और जनरली वो जो डाइवर्सिफिकेटेड लैंड था उसका यूज किस लिए किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा। ठीक है, आप ये देखेंगे कि आईजी डाइवर्सिटी टारगेट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 17% जो होगा वो प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए जिसमें वाइल्ड लाइफ रह सके। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया के पूरे जियोग्राफिकल एरिया का मात्र 4.9% ही आपको इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंडर में आता है। यानी कि जितना इंटरनेशनली टारगेट रखा गया है उससे कहीं ज्यादा कम हमारे यहाँ इसके अंडर में ये एरिया आते हैं। ठीक है, पहला तो ऑप्शन सही हो गया था। ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज ग्रेटर देन द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एचजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट। क्या ग्रेटर है? नहीं, एचजी के तहत तो 17% किया गया और हमारे यहाँ कितना है, मात्र 4.9%। तो ग्रेटर नहीं है, ये क्या है, लेसर देन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओनली वन इज द राइट आंसर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, इसका नाम क्या है, ओपन नेटवर्क। तो यहाँ पर ये आपको डीपीआईआईटी के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये अनाउंस किया गया है एक प्रोग्राम, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एम क्या है ये, कर्बिंग डिजिटल मोनोपोलीज। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेजन है। ठीक है, अमेजन के वेबसाइट पर आप गए, किसी प्रोडक्ट को आपने सर्च किया, अब वहां पे क्या करेंगे, सिर्फ अमेजन वाले प्रोडक्ट ही दिखाएंगे, वैसे प्रोडक्ट जो वो खुद बनाते हैं। ओके, मान लीजिए गूगल पे आपने सर्च किया, गूगल पे क्या सर्च किया कि फोन या मोबाइल। अब ये गूगल वाले आपको मोबाइल सर्च करते हैं, सिर्फ अपना ही मोबाइल आपको दिखाने लगे। गूगल भी फोन बनाता है, तो वो सिर्फ अपना ही फोन आपको दिखाने लगे। ओके, तो इससे क्या होता है, दिस इज क्रिएटिंग द डिजिटल मोनोपोलिस। वो दूसरे का दिखाएंगे नहीं आप। ओके, तो इस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये लाया गया। It will make the e-commerce ecosystem open source, which means allowing sellers to be discoverable across multiple platforms
for a wider reach to customers instead of available to customer only one particular e-commerce platform, and it will help democratize digital commerce much like unified payment interface. ठीक है, तो बाकी के जो सेलर्स गूगल पे हैं, गूगल पे आप सर्च करें तो उनके बारे में भी आपको जानकारी मिले, उस वो भी वहां पर दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि जिसका प्लेटफॉर्म है आप उस पर देखें तो सिर्फ उसी का आपको प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा है। तो अनाउंस हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में नहीं आता, तो ये आपको गलत हो जाएगा। इट विल अलाउ द सेलर टू डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द मल्टीपल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर अ वाइडर रीच टू कस्टमर इंस्टेड ऑफ अवेलेबल टू कस्टमर्स टू ओनली वन प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये आपका सही है, अभी हमने जो यहाँ पर सेकंड टर्म में देखा है यही चीज है। नेक्स्ट है उपा, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट आपको 2004 और 2013 में भी अमेंड किया गया था, और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं। इट कैन डिक्लेयर डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशंस एज अनलॉफुल और पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट्स एंड एक्टिविटीज जो कि कंट्री की सिक्योरिटी, कंट्री के इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, सिक्योरिटी का मतलब वही नहीं हुआ जो हमला करते वॉर करते, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इसके अंडर में आएगा, जिसके अंडर में मॉनिटरी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, एनर्जी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, हर तरीके की सिक्योरिटी इसमें इंक्लूड होगी। साथ ही साथ जो टेरर पर्पस के लिए फंडिंग की जाती है इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी आपको उपा के अंडर में आएगा। साथ ही साथ इसके एक सेक्शन में ये भी कहा गया है कि बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ सस्पेक्ट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द चार्जेस आर प्राइमा फेशिया ट्रू। ओके, तो इसमें यह भी कहा गया है कि कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि जो इस पर्सन पर वो चार्जेस लगे हुए हैं वो प्राइमा फेशिया ट्रू है, तो उनके बेसिस पर वो बेल देने से भी मना कर सकता है। ठीक है, पनिशिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज ये भी इसमें शामिल है, इंडिया की सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, टेररिस्ट पर्पस के लिए फंडिंग हो रही है इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, तो सबको ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट NIPUN भारत मिशन। अब ये है क्या? ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको निपुण भारत के नाम से जाना जाता है। ये आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2026-27 तक टारगेट ये है कि ग्रेड 3 तक यानी कि तीसरी क्लास तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जाए। टारगेट क्या है? 2026-27 तक तीसरी क्लास तक के पढ़ने वाले बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उनको आ जाए, इस टारगेट के अंडर में कहा गया है। और ये मिशन आपको जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अंडर में इसको टारगेट किया गया है। एंड एक्चुअली इट इज स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। जो फंडिंग होगी इसमें से वो समग्र शिक्षा के अकॉर्डिंग के अंदर में इसकी फंडिंग की जाएगी। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है, जैसे कि इट विल फोकस ऑन असेसिंग एंड रिटेनिंग द चिल्ड्रन इन फाउंडेशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग। बच्चे जो फाउंडेशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग होती है प्राइमरी स्कूल, उसमें वो बाहर ना जाए। ओके, बाहर ना जाए इसका मतलब ड्रॉप आउट ना हो। टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स, टीचर रिसोर्सेज, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड इन अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। और जनरली उम्र की बात की जाए तो 3 साल से 9 साल के बच्चों के साल के बीच के बच्चों को इसमें टारगेट किया गया है। ठीक है, तीसरी ग्रेड तक के 3 साल से 9 साल तक के बच्चे 2026-27 तक उनको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी चीजें आ जानी चाहिए। तो द मिशन हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ समग्र शिक्षा अभियान, सही है, एंड इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द एक्सेस एंड रिटेलिंग चिल्ड्रन इन फाउंडेशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीटर पेन सिंड्रोम। पीटर पेन एक कैरेक्टर का नाम, ओके, एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे जिनका नाम मैथ्यू बैरी था। ओके, उनका एक नॉवेल में एक कैरेक्टर हुआ करता था, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, सचमुच का नहीं था, जिसका नाम था पीटर पैन। पीटर पैन ये जो लड़का था उनके नॉवेल में कैरेक्टर का, ये एक केयर फ्री यंग बॉय हु नेवर ग्रोज अप, जिसकी बुद्धि या दिमाग के तौर पे वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, दिमागी रूप से वो छोटा ही के छोटा ही रह गया। ओके, तो बेसिकली जिन पर्सन्स में इस तरीके की
टेंडेंसी या सिम्टम्स दिखते हैं जिससे कि उनका दिमाग ग्रो नहीं कर पाता, ओके, तो उसको पीटर पेन सिंड्रोम के नाम से जाना गया। एक्चुअली ये जो नाम है पीटर पेन सिंड्रोम, ये एक अनऑफिशियल नाम है। डब्ल्यू एच ओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिंड्रोम को अभी हेल्थ डिसऑर्डर की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और ना ही किसी कंट्री की वहाँ की जो नेशनल एजेंसीज होती है उनको उन्होंने इसको हेल्थ डिसऑर्डर की तरह कंसिडर किया। ठीक है, तो अभी इसका ऑफिशियल इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हेल्थ लाइन इट कुड अफेक्ट द वंस डेली रूटीन रिलेशनशिप वर्क इतनी, एंड डेफिनेटली बात चेंज है कि अगर आपका दिमाग या किसी चीज कोई का दिमाग अगर ग्रो नहीं करता है एक नॉर्मल पेस से, तो उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। But this Pan-Peter syndrome is officially not diagnosed, has not been diagnosed as a public health, okay, and are not clearly defined symptoms or characteristics or even reasons which cause it. ओके, तो ये पीटर पैन जो वहाँ का कैरेक्टर था उस नॉवेल में, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम हो गया। People with Peter Pan syndrome develop behaviors like living a life carefree and finding responsibilities challenging in adulthood. ये सही बात है। It can affect anyone, irrespective of gender, race, career। बिल्कुल सही, किसी को affect कर सकता है। WHO recognize Peter Pan syndrome as a disorder? नहीं, ये recognize अभी नहीं करता है WHO। तो ये सही है, 1 और 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is about small satellite launch vehicle. स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक स्मॉल, जैसा कि नाम ही है, स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 500 किलोमीटर तक, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको ले जा सकता है। यानी कि लो अर्थ ऑब्जेक्ट जो कि आपको 500 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है, वहां तक ये 500 किलोमीटर का पेलोड ले जा सकता है। और वहीं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये करीब 300 किलोमीटर तक का ये पेलोड ले जा सकता है। ओके, तो पहला स्पेस लॉन्च किया गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, और वो किया गया है लॉन्च आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ओके, अब फिलहाल ये आपको 2021 के एंड तक इसको लॉन्च कर दिया गया। सो इट इज अ स्मॉल लॉन्च vehicle developed by ISRO, marketed by न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यू नो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक, आप समझ जाइए कि कॉरपोरेट बॉडी है इसरो की, जो जो इसरो के काम होते हैं उनको आउटसोर्स करने का काम, या फिर दूसरे जगह से बिजनेस लेके आने का भी काम करते हैं। क्योंकि इसरो आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज के लिए भी ये मिशन को लॉन्च करते हैं, या एयरक्राफ्ट को लॉन्च ये लोग करते हैं। इंडिया हैज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ, इट हैज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ 500 केजी, हाँ 500 केजी के पेलोड कैपेसिटी को भी कर सकता है। एंड इट कैन लॉन्च सैटेलाइट ओनली टू लो अर्थ ऑर्बिट, ऐसा नहीं है, लो अर्थ ऑर्बिट के अलावे जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वहां पर भी ये लॉन्च कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, एक और तो सही है। नेक्स्ट चलते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात की जाएगी। यू नो, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होते हैं वैसे लॉन्च व्हीकल जिनको दोबारा यूज किया जा सके। ओके, तो ये एक यहाँ पर प्रोग्राम लाया गया है जिसका नाम है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, जिसके तहत इसरो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने का काम कर रहा है। ओके, तो फिलहाल इसरो ने फिलहाल एक डेवलप किया है कुछ ऐसा ही डेमोन्स्ट्रेटर है, ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसको अभी पूरा फुल फ्लेज नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट टाइप का है, जिसका नाम है RLVTD, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जो कि एक इंडिया का पहला अनक्रूड फ्लाइंग टेस्ट बेड है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट है, यूं समझ, जो कि आपको हाइपरसोनिक रॉकेट्स जो कि एयर ब्रीथिंग कर सकते हैं। एयर ब्रीथिंग का करने का मतलब ये है कि उन रॉकेट्स को जो आपको फ्यूल के लिए एनर्जी मिलेगी वो उनके रास्ते में ही मिलेगी, ऊपर स्पेस में दोबारा यूज किया जा सकता है। GSLV मार्क सेकेंड, जो कि एक इंडियन क्रायोजेनिक इंजन है, CE-7.5, ये भी बेसिकली लॉन्च करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि 2500 किलो के आसपास ये पेलोड लेके जा सकता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक।
तो पहला सही हो गया। मार्क इज एन इंडियन क्रायोजेनिक इंजन इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 2500 केजी इनटू जियोस्फीयर ट्रांसफर, ये भी आपका सही होगा। इनकरेक्ट बताना है तो दोनों सही है, तो आपका ये हो जाएगा सही आंसर। प्राइम अग्नि, अग्नि मिसाइल का आपने नाम सुना ही होगा, तो उसी को फॉलो करते हुए एक अग्नि प्राइम या फिर अग्नि पी के नाम से मिसाइल को डेवलप किया गया है। अग्नि क्लास का ही मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका जो रेंज होगा 1000 से 2000 किलोमीटर तक का ये रेंज होगा। इसकी अभी उस समय टेस्टिंग की गई थी, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा के पास में, वहां से इसकी टेस्टिंग की गई थी। हाई एक्यूरेसी वाला ये आपको मिसाइल है, 2000 किलोमीटर के रेंज तक ये मार कर सकता है। और अपने क्लास में, ठीक है, यानी कि इसके क्लास का ये जितने भी मिसाइल हैं उन सभी में ये सबसे छोटा और सबसे लाइट मिसाइल है। तो इट इज कैनिस्ट्राइड मिसाइल विद रेंज कैपेबल मोर देन 5000, तो ये नहीं है, 2000 तक के लिए। इट इज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, सही है। इट इज एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि फर्स्ट, बिल्कुल ये भी सही है, अग्नि क्लास का ही है। नेक्स्ट, मेलामिन। मेलामिन जो होते हैं बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं, ओके, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और बहुत सारी चीजों में इनका यूज करते हैं, प्लास्टिक, एडहेसिव्स, काउंटर टॉप्स, डिश वेयर, व्हाइट बोर्ड्स बनते हैं उनमें यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो मिल्क होता है, मिल्क में भी नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इससे आपको किडनी स्टोन्स भी देखने को मिल सकते हैं, किडनी में स्टोन, या फिर एनिमल्स में बोन ब्लैडर भी देखने को मिल सकता है, ओके। और ये एनिमल्स में कार्सिजेनिक इफेक्ट भी लेके आते हैं, यानी कि कैंसर जैसी बीमारियां भी इनसे प्रोड्यूस हो सकती हैं, ओके। सो बेसिकली चाहे वो WHO, चाहे वो FAO, किसी के द्वारा भी या किसी भी नेशनल अथॉरिटी के द्वारा मेलामाइन को फूड में एडिशन के लिए प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि कोई भी मेलामाइन को फूड में उसको ऐड नहीं कर सकता। इस ऑर्गेनिक वेस्ट केमिकल रिच इन नाइट्रोजन, इट इज एडेड टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ फूड। नहीं, ये टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है, ये जनरली नाइट्रोजन को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये गलत है। इट कैन कॉज ब्लैडर स्टोन इन एनिमल्स, ये भी सही है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट मलेरिया रिपोर्ट। WHO ने 2022 में ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट दिया 2019 के डेटा के बेसिस पर, और उसमें कहा गया कि 94% जो मलेरिया के केसेस होते हैं वो अफ्रीका में आते हैं, और इंडिया केवल 2% ग्लोबल मलेरिया के केसेस को शेयर करता है, ठीक है। और 1900 से लेके 2019 तक 127 कंट्री को मलेरिया फ्री भी डिक्लेयर कर दिया गया। 2021 में 2 कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया, एक है इल सल्वाडोर जिसको 25 फरवरी, और चाइना को 29 जून को मलेरिया फ्री WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया, ओके। तो ये पहला आपको सही है, WHO के द्वारा किया जाता है। इंडिया शेयर 1/3 ऑफ द ग्लोबल मलेरिया केसेस, नहीं, केवल 2% करता है, तो ये गलत हो जाएगा। रिसेंटली चाइना वाज डिक्लेयर मलेरिया फ्री, ये भी आपका सही हो जाएगा, तो सी जो होगा ये आपका सही आंसर, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे ये फर्स्ट पार्ट में होगा, इसके बाद जो पार्ट होगा सेकेंड पार्ट, बाकी के क्वेश्चन उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो होप आपने पिछले की वीडियोस देखे हुए इस सीरीज में जो भी बन रही है उनको देखते रहिए, 1-2 बार उसको रिवाइज करते रहिए, बस सुनना है आपको और कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, चीज़ें आपको याद रहेंगी, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ